जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोगों ने आज जिस टॉपिक के हवाले से बात करनी है उसका एक थोड़ा सा पार्ट जो है हमने अपने न्यूज़ में भी शेयर किया था, जेंडर इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स के हवाले से। नजम ने ये बात शेयर की थी कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं जब सड़कों पर इस तरह खड़ी होती हैं, कोई हालात इस तरह दरपेश आ जाते हैं तो आप वो ऑल्टरनेट रूट्स नहीं ले सकती। इवन हम लोग ब्रेक में भी बात करते तो नजम कहते कि मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं उनसे पूछ लूँ कि आपने कहाँ जाना है, मैं आपको किसी मेन रोड तक छोड़ दूँ, लेकिन हर बंदा आजकल जो है वो हालात कुछ इस किस्म के हैं कि हेजिटेट करते हैं आगे से ख़वातीन भी किसी अकेले लड़के के साथ गाड़ी में बैठने से। तो जेंडर इक्वलिटी अगर हो या इक्वलिटी, मतलब मैं तो इक्वलिटी नहीं समझती। लड़कियों की अपनी इम्पोर्टेंस है, लड़कों की अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों की अपनी अपनी डोमेन्स हैं, किसी को किसी पे बर्तरी हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनको भी खुद एतमादी हो कि ये इंसान जो हमें लिफ्ट ऑफर कर रहा है वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, तो शायद वो बैठ जाएं, उस ऑफर को ना ठुकराएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेचारियां भी इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस से गुजर चुकी होती हैं कि वो उस लिफ्ट को ठुकरा देती हैं। अदर देन दैट नजम, अगर हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करें तो किसी भी मज़हब का जो पहला पॉइंट है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से है। अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप एक इंसान को उतनी इज्जत दे सकें जो इंसानियत की पहली बुनियाद है, तो फिर चाहे आप किसी भी मज़हब के मानने वाले हैं, जब आप पहला स्टेप नहीं ले रहे ना तो आप 10वां भी नहीं ले सकते, क्योंकि किसी की टांगें इतनी लंबी नहीं होती कि वो पहला स्टेप लिए बगैर 10वें तक पहुँच जाए। तो आप पहला स्टेप ये लें कि इंसानियत पे यकीन रखें, वही हर मज़हब की पहली बुनियाद है। स्पेशली अगर इस्लाम के बारे में बात की जाए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ज़ोर दिया वो इंसानियत थी और ह्यूमन राइट्स थे। और ये कहा गया बार बार कि अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर देगा लेकिन लोगों के हकूक़ माफ़ नहीं करेगा जब तक कि वो आपको माफ़ ना कर दे। डेफिनेटली जेंडर इक्वालिटी की आपने बात की तो यहाँ पर ये मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे ये मर्द हजरात का बहुत ज़्यादा इशू है कि जब भी जेंडर इक्वालिटी की बात आती है तो हमें फौरी तौर पर ये लगने लग जाता है कि जेंडर इक्वालिटी में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे ख़वातीन को। बिल्कुल ख़वातीन ही आपके यहाँ पर जब मर्दों का माशरा है तो उन्हीं पर फोकस होने की ज़रूरत है। लेकिन जेंडर इक्वालिटी का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पर आपके राइट्स की भी बात हो रही है। हर जेंडर को जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बनाकर भेजा है उसको पूरा राइट है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, कि वो अपने हकूक़ के साथ ज़िंदगी गुजारे। आज ना सिर्फ हम इस इक्वालिटी के ऊपर बात करेंगे बल्कि साथ ही साथ ट्रांसजेंडर के इश्यूज़, और उसके साथ हम कवर करने की कोशिश करेंगे हमारी अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग, जिसके ऊपर कभी हमारी काम ही नहीं हुआ स्कूल और कॉलेजेस के अंदर। तालीम मिल गई, चाहे फॉर्मल चाहे इनफॉर्मल एजुकेशन, लेकिन तरबियत जो है वो कहीं अधूरी रह गई। जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है ये एक्सपर्ट हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, उसके अलावा डिफरेंट सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करते रहते हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जेंडर इक्वालिटी के हवाले से, रोल ऑफ मेन एंड बॉयज़ टू इंश्योर इक्वालिटी। उसके अलावा एक्सपर्ट हैं इश्यूज़ ऑफ माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज़ के HIV एंड एड्स के ऊपर बहुत सारा इन्होंने काम किया है, और इसके अलावा इनका वास्ट एक्सपीरियंस है पब्लिक स्पीकिंग का डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में, TV स्टेशन, रेडियोज़ एंड सोशल मीडिया पे। ये चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये अपने आप को सोशल इश्यूज़ के ऊपर काम करता हुआ देखना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं CEO एंड फाउंडर स्पीक ट्रस्ट मिस्टर शहजाद अकबर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी थैंक यू। शहबाज अकबर चौधरी, शहबाज शरीफ से आप याद रख सकते हैं, काफ़ी फेमस है। और एक तो ये कि आपने बहुत प्यारी बात की नजम, के वाकई जेंडर का मतलब ये नहीं है कि कोई एक जेंडर उसके ऊपर फोकस किया जाए। और अगर देखा जाए तो मर्दों के जो इश्यूज़ हैं वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं औरतों की लाइफ के ऊपर, और औरतों के जो हैं वो डायरेक्टली मर्दों के ऊपर, और इन दोनों के अगर ट्रांसजेंडर इनके बीच में कहीं आता है इंसान या आती है तो उनकी लाइफ के ऊपर भी डायरेक्ट असर पड़ता है कि हम, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात मुझे आपकी ये लगी कि जेंडर का मतलब ये है कि क्रॉस कटिंग ऑल जेंडर्स, जितने भी लोग, और जेंडर का मतलब ये भी नहीं है कि मतलब इसके अंदर ये भी चीज़ें शामिल हैं कि एज भी आप इवन शामिल करते हैं, बिल्कुल, और इवन टाइम भी। अभी आपने इस्लाम की बात की, और इस्लाम ने आके ख़वातीन को जिस तरह से इज़्ज़त दी और वरासत में हक दिया, पढ़ने का हक दिया, तो जेंडर जो है उसमें टाइम, उसमें एज, उसमें इलाका, उसमें आपकी इवन हर चीज़ उसमें शामिल होती है। यानी कि आज की औरत तो पिछले सालों की औरत तो इस तरह। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हवाले से जो आपकी बात है बिल्कुल रेलिवेंट है, चूँकि एक बहुत ही वायलेंट मुल्क है ये।
मैं भी कल स्टैटिस्टिक्स देख रहा था तो तकरीबन 5000 के करीब ख़वातीन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होकर फौत हो जाती हैं, उनकी वफ़ात हो जाती है, और 1100 के करीब जो है वो सिर्फ ऑनर किलिंग के नाम पे मारी जाती हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये इस तरह से हम पढ़ते हैं ख़बर को कि इतनी खबर, लेकिन अगर इसको दूसरी साइड से देखें कि हमें इस तरह सोचना चाहिए कि 1100 मर्दों ने ऑनर किलिंग की और 5000 मर्दों ने डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू मर्डर किया। तो इससे मुराद ये साबित होता है कि हमें ये देखना चाहिए कि जो परपेट्रेटर है, जो डूअर है किसी एक्शन का, अगर जेंडर की दुनिया में उसकी बात नहीं की जाएगी तो वो भी गलत होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर वो बंदा क्यों कर रहा है, ये वो जो मर्द है वो ऑनर किलिंग क्यों कर रहा है एट द फर्स्ट प्लेस, उसको कौन ब्रेन वॉश कर रहा है या माशरा उसको किस तरीके से बड़ा कर रहा है। एक आदमी को अगर कुछ बेहतर पता ही नहीं है, ऑनर किलिंग से बेहतर उसको आइडिया ही नहीं दिया गया लाइफ में कभी, जैसे आपने तरबियत की और परवरिश की बात की। सो आई थिंक इन सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे, और आई वुड लव टू हैव, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, एनी एम्बिग्विटी दैट यू हैव इन योर माइंड। आपकी इस बात से मुझे सबसे पहले एक चीज़ याद आई कि इस टॉपिक से रिलेटेड कल एक कोट मेरे सामने आया कि वुमेन्स आर नॉट रिहेबिलिटेशन सेंटर टू रिहेबिलिटेट योर बैड सन्स। ये कहा जाता है ना कि आपकी शादियां जो है ना वो कर दें, जो ये ठीक हो जाएगा, इसकी शादी कर दो। तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा माशरा क्यों देता है? मेरा ख्याल है कि माशरा जो है वो एक तरह से बचपन से जो लड़का होता है ना उसको ना सुनने की आदत नहीं डालते एक तरह से। अगर उसको जो भी खिलौना चाहिए, उसको तालीम चाहिए, इवन अगर खाना बनाया है, अगर आप गरीब घरों की बात करें तो जो अच्छी वाली खाना होगा ना, खाने के अंदर भी अच्छी बोटियाँ और बुरी बोटियाँ भी हैं। ये हमारी मैडम मिसाल देती थी, हम बहुत अजीब फील करते थे कि ये क्या बात हुई। लेकिन फिर मैं खुद भी गांव जाके मैं देखता रहा कि अच्छा वाला खाना बेटे को दे रहे हैं और कम अच्छी वाली बोटियाँ और कम अच्छा वाला खाना बेटी को दिया जा रहा है, और उसको अच्छी खुराक, अच्छी तालीम, अच्छी बातें, सारा कुछ उसको। तो अगर उसको कोई इशू भी है तो उसको हम लोग कहते हैं कि इसके जो इश्यूज़ हैं वो हम मिलके हल करेंगे सारे। वो उसकी बेगम है, वो अपनी माँ की गोद से निकलता है तो बेगम की गोद में उसको जाके बिठा देते हैं। तो वो मर्द कभी बड़ा नहीं होता, वो मैन चाइल्ड ही रहता है जैसे आपके। तो आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन गलत है और काम नहीं करती कभी भी। अगर आपकी शादी हो चुकी है या अगर नहीं हुई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट गोना बी ईजी। आपकी बीवी आपको चैलेंज करेगी, आपको एक और पार्टनर के तौर पे सामने आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बीवी जो है वो आपको सीधा कर दे और वो आपको सीधे रास्ते पे लगा दे। अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी, सुबह ठंडे पानी से वज़ू करना है तो वो खुद ही करना पड़ेगा आपको। तो किसी भी तरह की लाइफ चेंज, किसी भी तरह का बिहेवियर, किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ के अंदर अगर आपने लानी है तो मर्दों के लिए ये है कि वो उसको खुद ही अपने ऊपर जिम्मेदारी खुद ही लें उसकी। और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये इस किस्म की जिम्मेदारी उस खातून पे ना डालें जो कि उसकी बीवी है। सो आपका मेजर काम किस चीज़ में है? देखिए मेरा काम इसी तरह से है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़, और मैं स्टूडेंट हूँ डेवलपमेंट स्टडीज़ का। सो मैंने सारी ज़िंदगी ये पढ़ा है कि इंसान की तरक्की कैसे होती है, और उसके अंदर अगर अवेयरनेस उसको चाहिए या उसको सर्विसेज चाहिए या बिहेवियर चेंज करना है लोगों का। और चूँकि तो पाकिस्तान में जैसे आपने मेरा तारुफ भी कराया, मेरा हेल्थ के ऊपर बहुत सारा काम है, उसके अंदर HIV के ऊपर मेरा बहुत सारा काम है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बिहेवियर चेंज करके इन बीमारियों को बचाया जा सके। और मैं उन चीज़ों पे काम करना चाहता हूँ जिनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते लोग। और चूँकि हमारा माशरा ज़रा कंजर्वेटिव है, हालांकि कानून हमें इजाज़त देता है सारे काम करने की, एक ऑर्गेनाइजेशन खोलने की, राइट टू असेंबल, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, लेकिन हमारे माशरे में मेरा ज़्यादा फोकस उन चीज़ों के ऊपर है जो ज़रा कंट्रोवर्शियल है। अभी जो मर्दों के रोल की बात है, ये भी एक तरह से अगर आप किसी भी औरत मार्च में आप जाएं और मर्दों की बात करें तो जो फेमिनिस्ट हैं वो आपको थोड़ा सा बैश करेंगे, क्योंकि सबसे आसान हल ये है कि हम औरतों के इश्यूज़ को हाईलाइट करें और मर्दों को गालियाँ दें या मर्दों को बैश करें ना। सो दैट्स द ईजीएस्ट रूट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड जेंडर, बट दैट्स नॉट द रियल वे। क्योंकि सीन ये है कि जो अगर आप मर्दों की दुनिया को भी, ये भी मेरे काम की दूसरी दुनिया ये है कि मेरा इंटरेस्ट ये है कि दुनिया का 90% जो वायलेंस है वो मर्द कर रहे हैं, और 70% ऑफ दैट वायलेंस वो मर्दों के ऊपर किया जा रहा है और बाकी 20% औरतों के ऊपर किया जा रहा है। जो जंगें हो रही हैं, जो डाकू लूट रहे हैं लोगों को, जो बदमाशी, स्कूल में बुलिंग जो होती है, जो मोहल्ले में बुलिंग जो होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, जो जेलें मर्दों से भरी हुई हैं, तो लड़ कौन रहा है, मर कौन रहा है, एक दूसरे को मर्द मार रहे हैं। और विदाउट रियलाइजिंग
कि वो इस माशरे की पैदावार हैं। वो नेचुरली मर्द मरने मारने के लिए पैदा नहीं हुआ। बहुत सारे मर्द आर्टिस्ट भी होते हैं, उनको गाना गाना भी अच्छा लगता है, उनको डांस करना अच्छा लगता है, लेकिन माशरा जो है वो मर्दों को, हमारा माशरा ख़ास तौर पे मर्दों को लड़ने मरने के लिए तैयार कर रहा है। और ये बात मुझे हज़म नहीं होती पर्सनली। बहुत सवाल मेरे पास भी आया है, ठीक है, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं, याहिया फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आपको भी और हमारे मौजूद मेहमान को भी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो सुबह इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमें बड़ी अच्छे से मालूमात मिल जाती हैं और काफ़ी आप टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, कमिंग टू बैक टू द टॉपिक, मैं देखिए मेरा कंसर्न ये है कि ठीक है, हमारे माशरे में बेसिकली हमारे वालिद साहब कहते थे घरों में अगर आप नाइंसाफ़ी करेंगे ना तो वो कोर्टों तक भी पहुँचेगी। तो हर जगह हम घर से नाइंसाफ़ी शुरू करते हैं और कोर्टों तक पहुँचती है। ठीक है, ये मर्दों का माशरा मैं मानता हूँ, लेकिन हमारा और हमारे एक पड़ोस मुल्क का एक माइंड सेट है। मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा मुझे सवाल कर सकते हैं, तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि भाई देखें, हमारे माशरे के अंदर जो औरतें ही है ना, वो घर की चाहे सास हो या बहू हो या जो भी हो, वो खुद एक डिक्टेटर बन जाती है। वो खुद औरतों पे जुल्म करती हैं और मर्दों को उकसाती है जुल्म करने में। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये कि जब आप माशरे में कहीं इंसाफ नहीं हो रहा होता तो जनरली नहीं हो रहा था, फिर मर्दों को भी नहीं मिलता, औरतों को नहीं मिलता। तो ये अगर जब इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे किसने क्या गलत किया है? ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आई थिंक ये बहुत ही इन्होंने नुक्ते की बात की है और ये असल में एक मुश्किल सवाल है कि औरतें जो है वो दूसरी औरतों के लिए क्यों मुश्किलात पैदा करती हैं। तो सिंपल इसका जवाब ये है कि जो औरतें हैं वो भी इसी माशरे की प्रोडक्ट हैं। ये माशरा पैट्रियार्कल है, यानी कि पिदरशाही निज़ाम है। पिदरशाही मतलब मेल डोमिनेंस, जैसे आपने कहा, मर्दों का माशरा है। और ये मतलब ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ मर्दों का माशरा है, ये इसमें भी उन मर्दों का माशरा है जो ताकतवर मर्द हैं। जो गरीब मजदूर मर्द है उसका माशरा नहीं है ये, वो तो बेचारा पिस रहा है। तो जो औरतें हैं उनको भी जिस तरह मर्दों को ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपने इसी तरह एक्ट करना है और इस तरह बैठना है और इस तरह खड़े होना है, इस तरह बात करना है, ऐसे रोप दबाना है और ये करना है वो करना है, सेम इसी तरह ख़वातीन को भी ट्रेनिंग दी जाती है। और ख़वातीन भी जब अपने, एक खातून है, जब वो बचपन से लेके बड़े होने तक जब हर तरफ वो देख रही है कि मेल डोमिनेंस है और मर्दों को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो वो भी जब उसका भी एक बेटा और बेटी होगी तो वो भी बेटे को प्रायोरिटी देगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो इसी माशरे के अंदर ब्रेन उसका उसी तरह से डेवलप हो चुका है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि एक चीज़ है मर्दानगी। अब हम सोचते हैं कि सिर्फ मर्द जो है वो मर्दाना हो सकता है, हालांकि अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ख़वातीन भी ऐसी देखी होंगी जो कि मर्दाना होंगी। सो अव्वल बात तो ये कि मर्दानगी से हमारी मुराद क्या है, कि मर्दानगी जब हम कहते हैं तो हम आई डोंट नो, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि आप दोनों के दिमाग में क्या आता है जब आप मर्दानगी मेरा वल्लाह ये सवाल था कि ये किसने जो है वो लगा दिया है टैग के, ये डेफिनेशन सेट क्यों किए हैं कि मर्द जो है ना वो मजबूत होगा, मर्द जो है वो रो नहीं सकेगा, मर्द ब्रेव होगा, मर्द ने हमेशा सख्त बन के रहना है। ये किसने कह दिया? आपकी मुझे उस बात से सवाल याद आया कि वो इसमें मर्द अच्छा समझा किसको जाएगा? वो मर्द जिसको आर्ट का शौक है, जिसको गाने का शौक है, गाने सुनने का शौक है, लोगों के साथ नरमी से पेश आने का शौक है, हर किसी से प्यार की बात करने का शौक है, फॉरगिवनेस का जो है उसको मामला है, या एक ऐसे मर्द को मर्द समझा जाएगा जिसको बदला लेने का शौक है, जो ये है कि मैं कमरे के अंदर एंटर हूं तो हर बंदा जो है वो डर जाए मुझसे, ये करे वो आपने पहली वाली बात की थी ना, जो स्पेसिफिकेशंस बताई थी, अगर वो किसी के अंदर खुसूसियात मौजूद हो तो उससे अक्सर लोग ये कहते हैं कि थोड़े मर्द बनो तुम ये क्या, किस किस्म की हरकत है? और देखें, मर्द जो है वो एक बायोलॉजिकल बॉडी का नाम है, यानी कि बुनियादी तौर पे मर्द वो होता है आसान लफ्ज़ों में जिसको नेचर ने एक मर्द के जिस्म से नवाजा हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये है। और लेकिन मेरा ख्याल है जो मर्दानगी है वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है और वो औरतों के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। मैं एक दफ़ा मैं जा रहा था कसूर में, बुल्ले शाह के मज़ार पे मैं जा रहा था और सामने से एक खातून आई और उन्होंने मुझे टक्कर मारी और मैंने उनको टक्कर नहीं मारी, उन्होंने मुझको टक्कर मारी और फिर मुड़ के मुझे कहा फिटे मुँह। तो मैं उनको देख के हैरान रह गया कि ये कैसे, मतलब ऐसा आप कैसे, ऐसा सोच। लेकिन फिर मैंने उनको देखा
तो वो काफ़ी मजबूत खातून थी और काफ़ी बड़ी थी और चौड़ी थी और वो डायरेक्ट थी बहुत, और उन्होंने मेरे मुंह की तरफ देख के बोला इस तरह, तो मैं चुप हो गया। खैर मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। तो मैंने लेकिन दिमाग में सोचा कि इनसे इतनी मर्दाना तो मैंने कोई मर्द भी नहीं देखा कभी। अगर मर्द के साथ भी आपकी टक्कर होती है वो भी कहता है यार एक्सक्यूज में, कोई बात नहीं, माजरत, मेरे से गलती होगी। तो ये जो मर्द इन्होंने बात की कि खवातीन इस तरह की होती हैं, तो ये इसी माशरे के अंदर वो सख्त रवैये देख देख के और जैसे सख्ती बर्दाश्त करती हैं वही आगे चलाती। आपकी जो बातें हैं ना उनसे बहुत सारे आगे सवाल निकल रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मिस हो जाए। आपने ये बात की थी शुरू में कि कॉज देखना पड़ेगा कि किसी इंसान में जो वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, वायलेंस की तरफ जा रहा है, वो क्यों है। अभी कुछ ऐसा पहले ही हाल में हमने हॉलीवुड में देखा कि उन्होंने मूवीज़ के ज़रिए ये कॉन्सेप्ट देना शुरू किया कि अगर एक इंसान, जोकर जो मूवी थी स्पेशली, मैं उसका नाम उसमें उन्होंने उसको एक विक्टिम बना के पेश किया कि उसके साथ भी बचपन में ऐसी चीज़ें हुई कि वो बड़ा होके एक ऐसा फिगर बन गया कि वो मार रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सोच ही नहीं रहा किसी और के बारे में, उसको बस ये चीजें मजा देने लगी हैं। तो रूट कॉज तक पहुंचने के लिए और रूट कॉज को ठीक करने के लिए क्या हमें वाकई औरतों को ठीक करने की जरूरत है कि वो उनकी परवरिश, लड़कों की परवरिश उस तरह की करें, या पूरे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है? पूरे सिस्टम को। और आसान अल्फाज में मैं बात करूंगा, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस कहते हैं इसको, कि आप माशरे में जिस तरीके से जेंडर एलोकेट किया गया है कि इस तरह का मर्द होगा, इस तरह की औरत होगी, इस तरह का ट्रांसजेंडर होगा, बूढ़ा मर्द ऐसा होगा, जवान मर्द ऐसा होगा, बूढ़ी औरत ऐसी होगी, जवान औरत ऐसी होगी। तो माशरे ने पहले से गाइडलाइन बनाई हुई हैं जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग काम नहीं कर रही। अगर काम कर रही होती तो पाकिस्तान दुनिया में सेकंड लास्ट नंबर पे ना होता है जेंडर गैप इंडेक्स में, जो कि ये देखता है कि आपकी एजुकेशन, आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आपकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ह्यूमन राइट्स, इनके अंदर आपके मर्दों औरतों में कितना गैप है। उसमें हम सेकंड लास्ट नंबर पे हैं। ठीक है, पहले यमन हमसे पीछे था, अब अफगानिस्तान हमसे पीछे है। यमन हमसे एक नंबर ऊपर आ गया, अफगानिस्तान एक नंबर पीछे, हम उधर के उधर ही हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर आप इन चीज़ों को हल करना चाहते हैं तो हमें न्यू मर्द चाहिए। हमें आसान अल्फाज में हमारे सारे सियासी वर्कर, आप उनकी ज़ुबान सुने, वो सब एक माचो मैन अपने आप को साबित करना चाहते हैं। सब टॉक्सिक बातें कर रहे हैं, सब गालियाँ दे रहे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर बढ़ चढ़ के वार कर रहे हैं, और वो एक टॉक्सिक माचो मैन की जो मर्दानगी है वो उसको आगे से एक तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं। ठीक है। और वही सॉरी यही है कि मर्द, खवातीन और ट्रांसजेंडर तीनों के जेंडर को नया जेंडर देना पड़ेगा एक तरह से। एक ब्रेक जी, हमारे साथ रहे, वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं जेंडर इक्वलिटी के हवाले से, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है फेमिनिज्म मूवमेंट का भी थोड़ा सा जिक्र करने की ज़रूरत है। Definitely. मैं उस मूवमेंट के हक में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो स्लोगन्स वगैरह उस पर लिखे होते हैं उनको मैं नहीं मानती। आप उसको क्या समझते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ख़वातीन को एक तो जब अपने हकूक़ लेने होते हैं तो वो ज़रूरी है कि मर्दों को ये बताएं कि हाँ तुम तो अच्छे नहीं हो इसलिए हमें अपने हकूक़ चाहिए। ये कह के भी हकूक़ लिए जा सकते हैं कि हाँ हमारे जो मर्द हैं जो हमारे घरों पे मौजूद हैं उन्होंने हमें भेजा है यहाँ पे ताकि हम अपने हकूक़ के बारे में भी बात करें, आने वाली नस्ल के हकूक़ के बारे में भी बात करें, और उन ख़वातीन के हकूक़ के बारे में भी बात करें जो सप्रेस्ड कहीं नवाबशाह में या दादू में या ठट्ठा में मौजूद हैं। सिर्फ यहाँ की पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ड्राइंग रूम सिटीज़ की ख़वातीन यही कहती हुई क्यों पाई जाती हैं कि मर्द ठीक नहीं है और उनको जो है नीचे दबा के हमें अपने हकूक़ लेने की ज़रूरत है? आई थिंक दो बातें आपने की। एक पहली बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जो मेरे ऑफिस में अक्सर ख़वातीन जब नौकरी के लिए आती हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि औरत मार्च के बारे में अपना ख्याल बताएं। तो वो ये बात कहती हैं जो आप कह रही हैं कि हम लोग, मुझे उनके नारों से इशू है। तो मैं उनसे कहता हूँ अच्छा मुझे बताएं कौन से नारों से इशू है, मिसाल दें मुझे। तो आप भी मुझे कोई मिसाल दे सकती हैं, आपको इसको कौन से नारे बुरे लगते हैं? मुझे एक है जो एक नारा मैं बताता हूँ, फिर आप भी बता दें। जी मैं ऐसे ही बैठूंगी जो कर। हाँ बिल्कुल। हाँ। इसके ऊपर ये मैं आई वाज होपिंग कि आप यही मेंशन करेंगे, और उसकी वजह ये है कि मेरी जो अपनी दादी हैं वो हुक्का पीती, घोड़ा चलाया उन्होंने पूरी ज़िंदगी, और मेरे गांव में जब कोई मर्द औरत मिलते हैं तो वो सलाम लेते हैं। और मेरा गांव इंडिया के साथ बॉर्डर पे है, कसूर में। और मैं जब शहर में आया तो यहाँ पे
मैं इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया तो मैंने सलाम लेने की कोशिश की लड़कियों से, क्योंकि मैं तो उस माहौल से आया था। तो वो लड़कियां सोची कि मैं कोई उनको हाथ मिलाने का बहाना ढूंढ रहा हूँ, जबकि मेरे गांव में ब्रेस्ट फीडिंग, खवातीन अपने बच्चों को दूध पिला सकती थी, खवातीन घोड़े चला रही थी, खवातीन हुक्का पी रही हैं, खवातीन सिगरेट पी रही हैं, और उसको बुरा भी नहीं समझा जा रहा। नॉर्मल बातें। और अच्छा, अब वो जिस तरह वो बैठी हुई थी उस लो में बैठ गई वाली पोस्टर में, जिस तरह वो बैठी हुई थी वो तो कुछ भी नहीं। खवातीन खेतों में काम कर रही हैं और उसी तरीके से बैठी हुई हैं, उससे भी ज़्यादा। तो वो जो चीज़ जो हमें लग रही है कि बहुत ओड है या बहुत टू मच है हमारे माशरे के लिए, असल में वो पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों में एक आम सी बात है। और उससे ज़्यादा लिबरल लाइफ लोग गांव देहातों में भी गुजार रहे हैं। कई गांव देहात ऐसे हैं कि जहाँ पे जैसे पंजाब के हैं और सिंध में हैं, लेकिन केपी में नहीं है। अब केपी में मैं अपना स्लोगन बताना चाहती हूँ। मैं जिस स्लोगन से बिल्कुल इख्तलाफ करती हूँ वो ये है, ऑल मेन्स आर डॉग। ऑल मेन आर रॉन्ग, आर डॉग, डॉग आर डॉग्स। अरे तो अब गाली दे दी। हाँ, ये तो अब जिस बात ने आपको बहुत ज्यादा हो गया। अब मैं आपको एक और चीज पहुंचाया, जिस भाई ने आपको पिक एंड ड्रॉप दिया हर जगह पे, ऑल मेन्स आर डॉग, ये इतना बड़ा बड़ा उस पोस्टर पे लिखा हुआ है और वहाँ पे औरत मार्च हो रहा है। नहीं ठीक है, तो इससे ये एक वो बात है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल में ये देता हूँ कि मैं अब इस तरीके से टांग पे टांग रख के बैठा हूँ ना, इसमें ना अगर ना एक और तरीके से मैं टांग पे टांग रख के बैठूं ना, तो हमारे जो कैमरे का एंगल है ना, ये जो मुझे कैप्चर करेगा ना, वो उसमें ना निहायत ही वाहियात किस्म का जो है ना, थोड़ी सी वल्गैरिटी हो रही होगी। जब कैमरे के सामने जो है ना, एक मर्द को इतनी दफा मुझे प्रोड्यूसर की तरफ से कहा जाता है, जितने कैमरामैन यहाँ पर खड़े हैं आप इन सब से पूछें, ये लोग मुझे अक्सर थोड़ी देर बाद जो है वो मना करते हैं कि एक मर्द को जब ये मना किया जाता है ना, और आप ना अपना आप जो है वो समेट के जरा बैठे, एलिगेंसी एक नजर आती है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग ये बात करते हैं कि अल्लाह ने मर्दों को मुख्तलिफ बनाया, औरतों को मुख्तलिफ बनाया है, तो उसमें हमारे यहाँ और पूरी दुनिया में भी शर्मो लिहाज के एतबार से भी खवातीन ज्यादा जो है ना वो करती हैं अपना। तो औरतें जब इस तरीके से बैठेंगी तो उसमें जो है ना वो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नहीं, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता। वो एक तरह कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहा है, या आम जो कल्चर है उसके। और इसमें यही मैं इसलिए जिक्र करना चाह रहा था कि जेंडर जो है वो बदल जाता है लोकेशन से। एक खातून अगर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई है तो उसकी ज़िंदगी बहुत फ़र्क होगी। एक मुस्लिम खातून अगर इंडोनेशिया में पैदा हुई है, वो बाहर भी जाएगी, वो मोटरसाइकिल भी चलाएगी, वो काम भी करेगी, और उसने जीन्स भी पहनी होगी, उसने उबाया भी पहना होगा, जीन्स और उबाया दोनों पहने होंगे, और वो रात के 11 बजे वापस आ रही है। तो अभी जेंडर जो है अभी पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारी जगहों के ऊपर, अब आप माशाल्लाह से टीवी के ऊपर हैं और उसके हवाले से ये बात मुनासिब है कि आपको इस तरीके से बैठना है और उस तरह से प्रेजेंटेबल रहना है सारा वक्त। और आई एम प्रीटी श्योर कि आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होगी ये। उसके साथ साथ जो लेकिन कुछ इलाकों में धोती पहन के मर्द फिर रहे हैं। जैसे जापान में कल्चर है कि गर्मी जब ज़्यादा होती है तो मर्द ये करते हैं कि शर्ट ऊपर उठा देते हैं और पेट बाहर कर देते हैं। पहले रिसेंटली ये शुरू हुआ कुछ सालों से, तो फिर उन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दिया कि यार ये इखलाकन जो है हमारी बहुत आप अजीब से लगते हैं, इसे पेट बाहर निकाल के मोटा सा पेट, तो इसको ऐसा करें, इसको कवर कर लें। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि उस जगह के हिसाब से मुनासिब नहीं है। अगर लाहौर में एक आदमी धोती पहन के फिर है तो दैट्स टोटली फाइन, और लाहौर के मज़ाफ़ात में गाँव में सो वहाँ पे अगर आप भी पंजाब से तो आप भी नॉर्मल सी बात है, और ख़वातीन भी बगैर दुपट्टे की फिर होती हैं। हाँ, लेकिन अगर इस्लामाबाद के अंदर जो है तो वो फ़र्क हो जाता है। तो डेफिनेटली अब जैसा देश वैसा बेस वाली बात ठीक है। और लेकिन यहाँ से ये बात साबित नहीं होती कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि सारे पाकिस्तान की ख़वातीन एक तरह बैठेंगी या सारे पाकिस्तान के मर्द एक तरह बैठेंगे। सो ये चैलेंज है, क्योंकि जब हम एक कॉन्सेप्ट को या एक माइंडसेट को पूरे कंट्री पे लागू करना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पे केपी की ख़वातीन हैं तो वो बिल्कुल ही फ़र्क लाइफस्टाइल है। बिल्कुल। सो वहाँ पे लाइक डोमेन बिल्कुल ही बदल जाती है। प्लीज़ शहबाज भाई बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है, और बहुत सारी आपसे और भी बातें करनी थी, लेकिन डेफिनेटली ये जेंडर की जो बात है ना, ये किसी दिन हम लोग लंबी डिबेट करेंगे, पूरा शो इसके ऊपर करेंगे, और इसके अलावा साथ साथ आपकी बाकी एक्सपर्टीज भी डिस्कस नहीं हो सकी, लेकिन आई एम श्योर कि आप ज़रूर दोबारा वक्त देंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, एक और शख्सियत और एक और टॉपिक हमारे साथ होगा, कहीं मत जाएं, हमारे साथ।